Hello, my dear champions. My name is Naveen Kumar and welcome back to our YouTube channel. Today I brought something special for class 10th students. Sir, special है क्या? So there is a special news that just we are conducting the sample paper of mathematics, है ना? इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी एंड स्टेप बाय स्टेप योर कॉन्फिडेंस विल बी ऑल्सो बूस्ट, कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट हो जाएगा. सर ये सिंपल पेपर होगा कौन सा? सर स्टैंडर्ड है या फिर बेसिक है? ये दोनों का मिक्सअप है. मींस ये बेसिक वालों के लिए भी दी बेस्ट और स्टैंडर्ड वालों के लिए भी दी बेस्ट है ना? और आप देखते रहिए और अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर अपनी नोटबुक में सोल्व कीजिए. ठीक है, करें स्टार्ट. हाँ, so we are moving for the first question in which what we have given that let the ages of Anjali and Bina be A and B. कि आपके पास टू फ्रेंड्स हैं, सॉरी आपके पास नहीं, मींस क्वेश्चन में टू फ्रेंड्स हैं. द क्वेश्चन नंबर 1, अंजलि एंड बीना. अंजलि एंड बीना जो है वो टू फ्रेंड्स हैं. इसकी जो एज है वो तो क्या है A और इसकी जो एज है वो क्या है B. नेक्स्ट व्हाट वी हैव गिवन सच दैट A इक्वल्स टू P क्यूब Q4 Q रेज़ टू द पावर 4. तो यहां पर जो गिवन है वो A इक्वल्स टू P क्यूब एंड Q रेज़ टू द पावर 4. नेक्स्ट व्हाट वी हैव गिवन B इक्वल्स टू P स्क्वायर Q क्यूब. सो B इक्वल्स टू P स्क्वायर Q क्यूब. तो आपने बोला सर इतना दिखते ही पहला जो चैप्टर है मुझे पता है सर HF और LCM का है, तो सर मैं डायरेक्ट HF और LCM ले लेता हूं. हाँ, मैंने बोला ले लो. तो HF ऑफ AB क्या आएगा यहां से? तो आपने बोला सर HF जो होता है उसमें अपन लोवेस्ट मींस सबसे लोवेस्ट पार्ट जो पावर है वो चूज करते हैं. सो सबसे लोवेस्ट पावर जो वो क्या है यहाँ पर P रेज़ टू द पावर 2 और P रेज़ टू द पावर 3. पहले ये देखो कि जिसकी भी आप लोवेस्ट जो पावर है वो चूज कर रहे हो वो क्या वो दोनों में कॉमन है, सेम है. तो आपने बोला सर इसमें भी P है और इसमें भी P है, मींस दोनों में कॉमन है. तो सबसे स्मॉलेस्ट पावर आपको चूज करनी है. तो सबसे स्मॉलेस्ट पावर 3 हो या 2, कौन सी है सबसे स्मॉलेस्ट? तो आपने बोला सर 2 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो P की पावर 2. सेम फॉर द Q. पहले देखो Q क्या दोनों में आ रहा है? हाँ, Q दोनों में आ रहा है और आपको जो चूज करना है वो सबसे स्मॉलेस्ट पावर चूज करनी है. तो इन दोनों में सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो गई? Q रेज़ टू द पावर 3. तो आपने ये खुद नहीं निकाला है, आपने एलसीएम क्या है इसका? एलसीएम में जो है अपन हाईएस्ट पावर चूज करते हैं. तो ये देखो कि एलसीएम में यहाँ पर P है, यहाँ पर P है, दोनों में P है. हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 या 2? तो आपने बोला सर P की पावर 3 हाईएस्ट है. Q है, दोनों में हाईएस्ट क्या है? Q की पावर 4 हाईएस्ट है. तो ये आपने इनका क्या निकाल लिया? एलसीएम और HCF निकाल लिया. नेक्स्ट P एंड Q आर प्राइम नंबर्स, की जो आपके पास P और Q है वो कैसे नंबर है? प्राइम नंबर्स है. इफ HF ऑफ AB, कि आपके पास जो HF ऑफ AB है वो क्या गिवन है? देखो आपके पास क्वेश्चन में HCF गिवन है तो मैं HCF को HCF में ही लिख रहा हूं. तो HCF क्या है? B रेज़ टू द पावर M और Q रेज़ टू द पावर N. ठीक है, ये इसका HCF गिवन है. नेक्स्ट एलसीएम भी गिवन है आपके पास. तो एलसीएम आपके पास गिवन है P रेज़ टू द पावर R और Q रेज़ टू द पावर S. ये आपके पास गिवन है. तो आपने बोला सर ये भी HCF है, ये भी HCF है. हाँ, तो इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए. सर ये भी एलसीएम है, ये भी एलसीएम है, तो इन दोनों को क्या कर लीजिए? कंपेयर. और जब आप इनको कंपेयर करोगे तो आपके पास P M N R S की वैल्यूज आ जाएगी. तो आपने बोला सर P को P से कंपेयर करेंगे, हाँ, और Q को Q से कंपेयर करेंगे. मैंने बोला सही है. फिर आपने बोला सर इसके साथ ही क्या अपन R को P को P से कंपेयर करेंगे और साथ ही Q को Q से कंपेयर करेंगे. जैसे ही आपने इनको कंपेयर किया आपने बोला सर M की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई सर. हाँ, मैंने बोला बात तो सही है, क्योंकि यहां पर भी P आ रहा है, यहां पर भी P आ रहा है. और ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब M की जगह क्या आ जाएगा? 2. ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब N की जगह क्या आ जाएगा? 3. तो N इक्वल टू 3. फिर आपने बोला सर यहां पर भी P है और यहां पर भी P है. ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब R की जगह क्या आ जाएगा? 3. तो यहां पर भी P की पावर 3, यहां पर भी P की पावर 3. तो R इक्वल्स टू 3. यहां पर भी Q है, यहां पर भी Q है. ये दोनों इक्वल कब होंगे? ये दोनों इक्वल जब होंगे जब S की जगह क्या आ जाए? 4. तो S की वैल्यू क्या आ गई? 4. व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन. सो आपसे पूछा है कि M प्लस N. सो आपसे पूछा है कि M प्लस N ब्रैकेट R प्लस S की वैल्यू क्या होगी? तो आपसे पूछा है M प्लस N और R प्लस S. तो M प्लस N 2 प्लस 3 5 और R प्लस S ये आपका R प्लस S 7. तो आपने बोला 5 इंटू 7 क्या होगा? 35. सो द फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा? 35. ये आपका आंसर हो गया. नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट इन द फिगर द ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल px, कि आपके पास एक पोलिनोमियल है जो ऐसे कुछ आपके पास उसका ग्राफ गिवन है. तो आपको बोला गया है कि आप इसके क्या बताइए? नंबर ऑफ जीरोस बताइए. सो नंबर ऑफ जीरोस बताइए. आपके पास ये px लिखा हुआ है, ये जो है आपका x एक्सिस है और ये जो है आपकी y एक्सिस है. और जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0. तो आपने बोला सर ग्राफ के जीरोस बताने हैं. जीरोस होते क्या है? तो ये देखिए कि आपके पास जो ग्राफ है वो px का है या py का? सर p फॉर पोलिनोमियल. तो ये ध्यान रखना कि P जिसके साथ लग जाए उसी को देखना कि कितने टाइम्स कट कर रहा है, कितने टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है. तो यहाँ पर जो P है वो x के साथ लगा हुआ है. तो आपको ये देखना है कि जो आपका ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है. तो किसी ने बोला सर x एक्सिस को 3 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है. 1 2
और 3। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस को 3 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मींस क्या है कि इसके जीरोस भी क्या होंगे 3। अगर सर यहां पर पी एक्स की जगह हमसे क्या पूछा जाता, पी वाई पूछा जाता है, इसका मतलब पी जो है वो किसके साथ है, वाई के साथ है। तो आपको देखना है कि वाई एक्सिस को कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है। हाँ, तो आपने बोला सर ये वाई एक्सिस होगी और वाई एक्सिस को केवल कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 टाइम। तो अगर ये ग्राफ पी वाई होता तो इसका जो जीरोस होते वो 1 होते। कितने जीरोस होते, 1। नेक्स्ट, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x + 7y = 2। आपके पास लीनियर इक्वेशंस का एक पेयर गिवन है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि वो पेयर एक्चुअल में है क्या। पहला जो है वो है 3x + 7y = 2, ये बात सही है। फिर आपने बोला सर नेक्स्ट द पेयर इज 2x + 5y = 7। 2x + 5y = 7/2। ये आपके पास लीनियर इक्वेशंस का पेयर गिवन है। तो आपसे पूछा रिप्रेजेंट 2 स्ट्रेट लाइंस की, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपको पता है स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मींस आपको रेशियो निकालना पड़ेगा a1/a2, b1/b2 और c1/c2। और इसके बिहाफ पे आपके पास 3 स्ट्रेट लाइंस होती है। वो होती कौन कौन सी है, पहली जो होती है वो आपकी होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरी जो होती है पैरेलल लाइंस और तीसरी जो होती है वो कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट को एग्जाम में एक बार डिपेंडेंट भी बोला गया है, तो ध्यान रखना। सो आपसे पूछा ये लाइंस कौन सी है, तो मैं एक बार तीनों लाइंस को आपको इजीली यहां पर एक्सप्रेस करके बता रहा हूं कि पहली जो वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, पहली लाइंस होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरी जो है वो आपके पास है पैरेलल लाइंस। और तीसरी जो है आपके पास वो है कोइंसिडेंट लाइंस। ये 3 टाइप के लाइंस आपके चैप्टर 3 में है। सर कोइंसिडेंट का भी आपने एक नाम और बोला था, वो था डिपेंडेंट। क्या था, डिपेंडेंट लाइंस। हाँ, तो सर कोइंसिडेंट या पैरेलल या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती कौन कौन सी है। पहली बात यह है कि सर यहां पर x और y की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। इट मींस जिसकी भी हाईएस्ट पावर 1 होगी, इट मींस जिसकी भी डिग्री 1 होगी उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। और यहां पर x और y की जो हाईएस्ट पावर जो डिग्री है वो 1 है, इट मींस इनका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। इट मींस इसका जो ग्राफ होगा वो भी स्ट्रेट लाइन होगी, इसका जो ग्राफ होगा वो भी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। अब वो स्ट्रेट लाइंस कितने टाइप की हो सकती है, आपने बोला सर स्ट्रेट लाइन जो है या तो दोनों की दोनों कैसी होंगी, एक दूसरे को, देखो एक लाइन ये है और एक ये है, एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट। या फिर वो दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, या फिर एक के ऊपर दूसरी, है ना, कोइंसिडेंट बोलते हैं, एक के ऊपर अगर कोई दूसरा आ जाए तो। हाँ, तो बोला सर ऐसे भी तो हो सकता है सर, एक ऐसे और एक ऐसे। हाँ, लेकिन लाइन का मीन्स होता है कि उन दोनों को प्रोड्यूस किया जा सके। तो अगर आप इसको प्रोड्यूस करोगे, इसको प्रोड्यूस करोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। तो आपने बोला सर इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर इसका ग्राफ मान लो ऐसा है, 2 लाइंस है, या तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, या फिर वो दोनों जो है वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट या डिपेंडेंट, की एक के ऊपर दूसरी लाइन लाई करेगी। तो ये होगी। अब आपने बोला सर हो क्या, इन दोनों में देखो आप कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करिए, तो आपने बोला सर ये जो है वो 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करिए, और जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही उनके सॉल्यूशन होंगे। तो ये 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करिए, और 1 को अपन यूनिक भी बोलते हैं कि जो है आप जो है वो यूनिक है, मींस आपके जैसा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है आपके जैसा। आप एक हो, मेरे जैसा भी कोई नहीं है, मैं भी एक हूं, है ना। इट मींस मैं यूनिक हूं, आप क्या हो, यूनिक हो। हाँ, आप यूनिक हो। तो जितने पॉइंट पर कट करेंगे उतनी सॉल्यूशन। कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 पॉइंट पर, तो इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, 1। बोला सर पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते, इट मींस ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, टच ही नहीं करेंगे, और जब टच ही नहीं करेंगी तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। मींस सॉल्यूशन के लिए इंटरसेक्ट या टच करना जरूरी है, तभी सॉल्यूशन मिलेगा, तभी सॉल्यूशन निकलेगा। तो आपने बोला सर ये नो सॉल्यूशन की, ये कभी टच या इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जो कोइंसिडेंट या डिपेंडेंट लाइन है सर, ये तो बहुत जगह टच कर रही है सर, ये तो बहुत जगह टच कर रही है, इट मींस बहुत जगह टच कर रही है। तो आप इसे अपनी लैंग्वेज में बोलते हो इनफाइनाइटली, क्या बोलते हो, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, कि इनके जो सॉल्यूशन है बहुत सारे होंगे, क्या होंगे, बहुत सारे। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि जिसके भी सॉल्यूशन होते हैं उस लाइन को बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। सर जिसके सॉल्यूशन होते हैं, सर इसका भी सॉल्यूशन है, इसके भी सॉल्यूशन है, इट मींस ये कैसी लाइंस होंगी, कंसिस्टेंट। इसके साथ ही आपने बोला सर इसके तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। बोला सर पता कैसे लगेगा, हर बार तो अपन ग्राफ बना नहीं सकते एक नंबर के क्वेश्चन में। मैंने बोला आप इनके रेशियो को कंपेयर कर लेना। तो आपने बोला सर इसका जो रेशियो है a1/a2 = b1/b2 नॉट = b1/b2। अगर ऐसा रेशियो आता है तो इट मींस वो लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग होंगी। अगर ऐसा रेशियो आपके पास आता है, इट मींस वो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। कैसी होंगी, पैरेलल। या फिर ऐसा आपके पास रेशियो की तीनों ही रेशियो एक दूसरे के इक्वल आ जाए, तब वो लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट या डिपेंडेंट होंगी। सर ये रेशियो है क्या, ये x के कोफिशिएंट का रेशियो है, ये y के कोफिशिएंट का रेशियो, और ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर ये जो आपकी जनरल फॉर्म है, ये ax + by + c ऐसी कोई जनरल फॉर्म होती है। तो x के साथ जो आता है उसे a बोलते हैं, y के साथ जो आता है उसे b, और जो c है वो आपकी कांस्टेंट टर्म है।
तो आपके पास दो है, तो इसे a1 x1 b1 y1 और c1, और ये जो दूसरी आपके पास है ये क्या हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो आप इनका क्या कंपेयर कर लीजिए, आप इनका रेशियो कंपेयर कर लीजिए। तो आपने बोला सर x का रेशियो ये रहा, तो x का जो रेशियो है वो आ गया 3/2, और जो y का रेशियो वो क्या आ गया 7/5। तो 7/5 और 3/2 एक दूसरे की इक्वल नहीं है। तो आपने बोला सर a1/a2 का जो रेशियो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं है, और अगर a1/a2 का रेशियो b1/b2 के इक्वल नहीं है, इट मीन जो लाइंस है वो कैसी लाइंस होंगी, जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो आपके पास जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग आ गई, और अगर इंटरसेक्टिंग है तो इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनके 1 सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन। और इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है जिनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। तो जो आपके पास लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग है, उनका 1 सॉल्यूशन है और वो कंसिस्टेंट है। तो आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा ट्रू नहीं है। द पेयर ऑफ लाइन इज कंसिस्टेंट, सही बात है। द पेयर ऑफ लाइन इज इनकंसिस्टेंट, की जो लाइंस है वो इनकंसिस्टेंट है, तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन क्या है, द पेयर ऑफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, सही बात है कि जो लाइंस है वो कैसी है, इंटरसेक्टिंग है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, द पेयर ऑफ लाइंस पोजेस यूनिक सॉल्यूशन। तो आप इस वन को क्या बोल सकते हो, मैंने अभी आपको बताया कि आप इस वन को यूनिक भी बोल सकते हो, इट मींस इनके कितने सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। फोर्थ क्वेश्चन, आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो आप फोर्थ क्वेश्चन को रीड कीजिए। तो फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि कौन सी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक नहीं है, कौन सी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो आपने बोला सर बताते हैं कौन सी नहीं है, तो मैंने बोला बताओ। तो आपने एक बात बोली कि सर क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको एक बार क्वाड्रेटिक का मतलब समझा देता हूं कि क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जिसके इक्वल्स टू में 0 आ जाए उसे बोलते हैं इक्वेशन। और अगर हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी जो डिग्री है वो क्या है 2, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ना तो 2 से कम होनी चाहिए और ना ही 2 से ज्यादा, कि किसी इक्वेशन में पावर ना तो 2 से कम हो ना 2 से ज्यादा हो, उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तो आपने बोला सर इसका मतलब क्वाड्रेटिक देखने का मतलब ये है, क्या है, क्वाड्रेटिक देखने का मतलब जो है वो, क्वाड्रेटिक देखने का मतलब ये है कि डिग्री जो है, जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2। तो आप देखना इनके हाईएस्ट पावर 2 है क्या, ठीक है। तो आप देखो पहला ऑप्शन आपके पास है x प्लस 1 रेज टू पावर, सो कौन सा क्वेश्चन है 4। सो x प्लस 1 रेज टू पावर 2 इक्वल्स टू 4 x क्यूब माइनस 3। तो आपने बोला सर यहां पर इसको सोल्व करके देखते हैं क्या इसकी हाईएस्ट पावर 2 है या 2 से कम या ज्यादा है। 2 हुई तब तक क्वाड्रेटिक है, और 2 से कम या ज्यादा हुई तब क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। सो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इट मींस a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आपने बोला सर a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो सही बात है, a का स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x इक्वल्स टू, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कीजिए 4x क्यूब माइनस 4 3 जा 12 प्लस इंटू माइनस माइनस। आप ये देखिए कि इनमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। आपने बोला सर एक 1 ऐड होगा तो ये प्लस का 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस के 13 हो जाएंगे। मींस वेरिएबल में कोई चेंज नहीं हो रहा, कि इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो तो सेम रहेगी। तो आपने बोला सर इधर x की पावर 2 और इधर x की पावर 3 है, अगर आप इसको उधर लेके जाओगे तो प्लस का है वो किसका हो जाएगा, माइनस का, लेकिन ये दोनों सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर लेके जाना चाहो तो लेके चले जाओ, प्लस का है उधर जाएगा किसका, माइनस का, तो इधर क्या बचेगा 0, और उधर पहले से 4x क्यूब है, और ये प्लस का x स्क्वायर इधर आ गया तो किसका हो गया, माइनस का, ठीक है। प्लस का 2x उधर आ गया, किसका हो गया, माइनस का, ठीक है। माइनस का 12 था और ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो किसका, माइनस का, तो माइनस का 12 और माइनस का 1 कितने हो जाएंगे, माइनस का 13। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो इसकी हाईएस्ट पावर है वो क्या आ रही है, हाईएस्ट पावर है वो 3 आ रही है। और आपको पता है कि अगर हाईएस्ट पावर 2 से कम या ज्यादा है तो अपन उसे क्वाड्रेटिक नहीं बोलते हैं। तो पहला ही आपका जो ऑप्शन है वो सही हो गया, कि पहला ही ऑप्शन है वो क्वाड्रेटिक नहीं है, आगे अपन जाएंगे नहीं। नेक्स्ट, तो आपने बोला सर नेक्स्ट है क्या, तो नेक्स्ट आपके पास है कि 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। आपके पास जो है वो 2 एपीज हैं। तो आपने बोला सर मैं इतना सुनते ही सर पहले एक काम करूंगा कि मैं जो है कि वो 2 एपीज कंसीडर करूंगा। मैंने बोला कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने बोला सर कि मैंने 2 एपीज कंसीडर कर ली। क्या एपी आपने कंसीडर करी, हाँ, तो आपने बोला सर मैंने 2 एपीज कंसीडर कर ली। जो पहली एपी है वो A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, और जो दूसरी एपी है वो आपने कंसीडर की थी B1 B2 B3 B4 एंड सो ऑन। ये 2 एपीज आपके पास होगी। आगे आपको बोल रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज एपीज, कि जो 2 एपी है उनमें से एक की फर्स्ट टर्म क्या है, -1। मान लो ये पहले वाले की फर्स्ट टर्म है कि पहला जो आ रहा है, तो यहां पर फर्स्ट टर्म क्या हो गया, A1 इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट
दैट ऑफ द अदर इज -8, और दूसरी एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, -8 है। दूसरी एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, -8, तो ये आपकी दूसरी एपी है, उसके फर्स्ट टर्म क्या होगी, -8। नेक्स्ट, अब आपको बोला देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, इनकी फोर्थ टर्म के बीच में क्या बताइए, डिफरेंस बताइए। तो आपने बोला सर ये फोर्थ टर्म इसकी हो गई, ये फोर्थ टर्म इसकी हो गई, दोनों की फोर्थ टर्म, ऊपर वाले की फोर्थ टर्म A4, नीचे वाले की फोर्थ टर्म B4। और इसने एक बात और बोली थी कि सेम कॉमन डिफरेंस, कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है क्या है, सेम है। तो मान लेते हैं इन दोनों का ही कॉमन डिफरेंस क्या है, D। दोनों का ही कॉमन डिफरेंस क्या है, D, सेम है ना। तो इसका मतलब वो जो ऊपर वाले का ही होगा वही किसका होगा, नीचे वाले का कॉमन डिफरेंस, ठीक है, D। तो देखते हैं फोर्थ टर्म का डिफरेंस, तो फोर्थ टर्म, इसकी फोर्थ टर्म होगी A4 और इसकी फोर्थ टर्म होगी B4। डिफरेंस का मतलब होता है क्या कर दो, माइनस कर दो। तो आपने बोला सर A4 जो है उसे अपन क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D, A प्लस 3D, फिर माइनस की जगह माइनस, B4 को क्या लिख सकते हैं, B प्लस 3D। और सर यहाँ पर जो आता है वो फर्स्ट टर्म आती है, क्या आती है, फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर जो आती है वो क्या आती है, फर्स्ट टर्म। और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या, A1, तो यहाँ पर A1, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या, B1, तो B1। ओपन कर लीजिए। तो आपने बोला सर A1 प्लस 3D, माइनस की जगह माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस। तो आपने बोला सर 3D से 3D क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या था, सेम था। तो अगर इसका 4 है तो इसका भी 4, तो 3 4 जा 12 है, 3 4 जा 12, प्लस का 12 माइनस का 12 कैंसिल। अगर इसका 5 होता उसका भी 5 होता, तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, प्लस का 15 माइनस का 15 कैंसिल आउट। तो आपने बोला सर क्या बच गया, A1 माइनस B1। तो A1 की जो वैल्यू आपके पास एक्चुअल में थी वो क्या थी, -1, माइनस B1 की जो वैल्यू आपके पास है वो क्या है, माइनस का 8। सो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आपने बोला -1 प्लस 8 की वैल्यू क्या आ गई, 7। इट मींस आपके पास जो ये ऑप्शन है इसका आंसर क्या हो गया, 7 हो गया। क्या सी ऑप्शन इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स आर 2 4 2 6 एंड 2 -√3, 5। द ट्रायंगल फॉर्म बाय टेकिंग दिस पॉइंट एज वर्टिसेस इज, कि अगर आप इन तीनों को वर्टिसेस एज्यूम करते हो, कि वर्टेक्स एज्यूम करते हो किसी भी ट्रायंगल के, तो ये ट्रायंगल जो है वो कौन सा होगा। आपको पता है कि ट्रायंगल या तो क्या हो सकता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक तो एंगल के बिहाफ पे, एक साइड के बिहाफ पे। लेकिन यहां पर जो ऑप्शन आपके पास गिवन है वो साइड के बिहाफ पे, और साइड के बिहाफ पे इक्विलैटरल होता है, आइसोसेलेस होता है, और क्या होता है, स्केलन होता है, एक राइट आइसोसेलेस भी होता है, ठीक है। तो देखते हैं, आप इन तीनों को क्या एज्यूम कर लीजिए, आप इन तीनों को किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेस एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास चलो यहाँ, ठीक है। तो आपने एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, आपने बोला सर एक ट्रायंगल ले लेते हैं, मैंने बोला ले लो एक ट्रायंगल। तो आपने बोला सर ट्रायंगल ले लिया, और ट्रायंगल एक्चुअल में है क्या, ये रहा आपके पास जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आपने एज्यूम किया, यहां लिख लेते हैं ना। तो पहला 3 वर्टिसेस आपके पास गिवन है, A B C मान लेते हैं। तो पहले वाले को आपने ले लिया A, दूसरे वाले को ले लिया B, और इसको ले लिया C। जो पहला जो वर्टिसेस है उसको आपने मान लिया क्या, 2,4 गिवन आपके पास 2,4, दूसरे को 2,6, और थर्ड को 2 -√3, 5, 2 -√3, 5। इसके साथ साथ ही जब मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं तो आप भी क्वेश्चन सोल्व कीजिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और कहीं मिस्टेक लगे तो आप फिर इस क्वेश्चन को देखिए आपको बताना कि ये ट्रायंगल कौन सा है। तो आपने बोला सर इसका मतलब हमें ए बी निकालना पड़ेगा कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी है। इसका मतलब हमें क्या निकालनी पड़ेगी, बी सी निकालनी पड़ेगी कि बी और सी के बीच में डिफरेंस कितनी है। इसका मतलब हमें ए सी निकालना पड़ेगा कि ए और सी के बीच में डिफरेंस कितनी है। तो ए बी बी सी ए सी ये 3 साइड्स आपको निकालनी है। आपको पता है कि आपके पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो एक बार जो है आप इन साइड को कंसीडर कर लीजिए ए बी को, तो मैंने यहां लिखा ए बी, तो ए बी की जगह किसी को भी लीजिए आप एक काम कीजिए कि आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करते हुए चलिए। तो मैं यहां लिख देता हूं कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो x का है, ये y का, ये x का, ये y का, ये x का, ये y का। तो एक बार जब आपने ए बी बोला तो इसका मतलब b में से किसको माइनस करना है, a को माइनस करना है। तो आपने बोला कि सर कोऑर्डिनेट्स तो अलग अलग है, तो मैं यहां इन तीनों के लिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3 यूज कर देता हूं। तो आप b में से a को माइनस करना है, पहले x वाले माइनस कीजिए। तो x का क्या है 2 और x का क्या है 2, तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर आपने बोला सर y वाले माइनस कीजिए, तो y का क्या है 6 और y का क्या है 4, तो 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो आपने बोला सर 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर 0 और 6 माइनस 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, एक्चुअल में 2 यूनिट्स आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है आपके पास ए बी आ गया 2 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट निकालिए बीसी। बीसी क्या होगा, सेम पहले x का माइनस कीजिए फिर y का। तो आपने बोला सर ये रहा x का, तो x का क्या है 2 माइनस √3, तो 2 माइनस √3 x आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कीजिए। तो x में से x माइनस करो, -2 का होल स्क्वायर प्लस y क्या है 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो आपने बोला सर 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और -√3 का स्क्वायर क्या होगा 3 प्लस
5 माइनस 6 -1 और -1 का होल स्क्वायर +1, तो आपने बोला सर प्लस का √4 और यहाँ पर क्या आ गया 2 यूनिट्स। इसका मतलब जो आपके पास BC है वो भी क्या आ गया 2 यूनिट्स आ गया। तो आपने बोला सर ये AB निकाल ली और क्या निकाल ली BC निकाल ली। अब क्या निकालना है आपको, अब आपको जो निकालना है वो निकालना है AC। तो मैं यहाँ आपके पास स्पेस तो कम है तो मैं इसी को थोड़ा सा स्पेस बढ़ाने के लिए यूज कर रहा हूं। तो अब आप इसकी निकाल लीजिए AC। तो आपने बोला सर AC, इसका मतलब पहले आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कीजिए, आगे क्या है 2। चाहो तो आप देखो ये भी पहले वाले में से भी दूसरे वाले को माइनस कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। मैं करके दिखा देता हूं। पहले क्या लिखा हुआ है 2, x का कोऑर्डिनेट 2, माइनस दिखते ही आपको पहले ही बताया था कि अगर एक से ज्यादा टर्म्स आपके पास आ रही है तो आप ब्रैकेट यूज करोगे। तो ये हो गया। अब इसमें से ये माइनस कर दीजिए 2 माइनस √3 और इसका होल स्क्वायर प्लस ये तो x का हो गया, x में से x को माइनस कर दीजिए, y में y को माइनस कर दीजिए 4 - 5 का होल स्क्वायर। तो देखो अगर आप इसको ओपन करते हो तो 2 की जगह 2 माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू प्लस और इसका होल स्क्वायर प्लस आपने बोला सर 4 - 5 होता है -1 और -1 का स्क्वायर। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3, सॉरी यहां लिख देते हैं 3 प्लस -1 का स्क्वायर 1। तो आपने बोला सर रूट के अंदर 4 आ गया, रूट के अंदर 4 आने का मतलब 2 यूनिट्स आ गया। तो आपके पास जो है वो क्या आ गया कि AC जो है वो भी क्या आ गया 2 आ गया। तो आपने बोला सर ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तीनों जो साइड से वो 2 आ गए। इट मींस तीनों साइड्स 2 आने का मतलब है कि तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपका ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस। अगर कोई पॉइंट y पे लाई कर रहा है, कहां पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है। मैं इसको इरेज कर देता हूं ना, आप समझ जाओगे इतना तो। ये लो, हाँ तो आपने बोला सर कि कोई भी पॉइंट अगर y पे लाई कर रहा है, इफ ए पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस, की अगर कोई भी पॉइंट है वो कहां पर लाई कर रहा है, इस y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0, y। क्या होंगे 0, y। अगर कोई पॉइंट है वो अगर x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं x, 0। तो यहां पर इतना पढ़ा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस, कि y एक्सिस पे एक पॉइंट है तो 0, y समझ लिया उसको। विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स, कि इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। तो आपने बोला सर एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हो गया, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, y। और ये इक्विडिस्टेंस का मतलब है इक्वल। जैसे मान लो कि मैं यहां, ये पेन है, ये जो पेन है, इस पेन के और मेरे बीच की अगर डिस्टेंस 5 है तो इस पेन और इस बोर्ड की डिस्टेंस भी क्या होनी चाहिए 5। अगर हम मेरी और पेन की डिस्टेंस और पेन और इस बोर्ड की डिस्टेंस क्या इक्वल है, इट मींस ये पेन जो है ये इक्विडिस्टेंट है, ये जो स्टाइलस जो है ये इक्विडिस्टेंट है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं जो है यहां पर ये आपके पास स्टाइलस है और ये मैं हूं, तो अगर मेरे और इस स्मार्ट वॉच की डिस्टेंस जो है वो 6 है तो मेरे और इस पेन के बीच की डिस्टेंस भी 6 है। इट मींस मैं क्या हूं, इक्विडिस्टेंट हूं। किसके साथ, स्मार्ट वॉच और इस स्टाइलस के साथ इक्विडिस्टेंट हूं। तो आपने बोला सर ये जो 0, y है, ये जो पॉइंट है इक्विडिस्टेंट है किसके साथ, 6,5 और -4,3 के साथ। मींस कि ये मान लो पॉइंट P है, ये मान लो पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, कि PQ के बीच की जितनी डिस्टेंस होगी उतनी डिस्टेंस किसके बीच होगी, PR के बीच होगी। तो आपने बोला सर पहली बात तो ये कि इनमें से ये देखिए कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जिसमें x का जो कोऑर्डिनेट है, आपको पता है अगर कोई भी पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है y एक्सिस पर, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, इट मींस इसका x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0। तो ये देखिए इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है। तो आपने बोला सर इसका तो नहीं है, इट मींस ये आंसर नहीं होगा। सर इसका x कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। सर इसका भी x कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। केवल एक ही पॉइंट ऐसा है जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 0। इट मींस आपका आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन सी, कि 0,9 एक ऐसा पॉइंट है जो क्या है, इस पॉइंट Q और R से क्या है, इक्विडिस्टेंट है। Q क्या है आपका 6,5 और -4,3। अगर आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। कैसे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो आपने बोला सर x में से x माइनस कीजिए, तो 6 - 0 का होल स्क्वायर 6 - 0 6 और 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 5 - 9 5 - 9 जो होता है वो माइनस का 4 होता है और माइनस के 4 का स्क्वायर जो होता है वो प्लस का 16 होता है। इट मींस क्या आ गया, 52 आ गया। तो 52 इसके बीच की डिस्टेंस आ गई 52, इन दोनों के बीच की निकालिए। 0 - 4 क्या होगा, 4 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक है, प्लस 9 - 3 क्या होता है, हाँ 6 और 6 का स्क्वायर 36 और ये क्या आ गया आपके पास 52। तो √52 कि इसकी जो डिस्टेंस है वो भी √52 और इसकी भी क्या √52। तो बिना क्वेश्चन सोल्व किए डायरेक्ट अगर आपको मेथड बताता तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है
कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम विथ AD पैरेलल टू BC। ट्रेपेजियम होता क्या है? ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड्स होती हैं, और जो ट्रेपेजियम है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, की इसमें दो पैरेलल होते हैं, सॉरी दो पेयर होते हैं साइड्स के, तो एक पेयर जो है वो पैरेलल होना चाहिए। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर साइड्स का पैरेलल हो जाता है तो इट मींस वो ट्रेपेजियम हो जाता है। तो आपने बोला सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैंने बोला ठीक है। तो आपने बोला सर एक फिगर ले लेते हैं। मैंने बोला ले लीजिए एक फिगर। तो आपने बोला सर ये वाली साइड जो है वो इसके क्या है? पैरेलल है। क्या इसके? पैरेलल। तो अगर एक पेयर यानी दो लाइंस अगर आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल जो है वो ट्रेपेजियम बोला जाएगा। तो आपने बोला सर ठीक है। इसके साथ इसमें जो लाइंस आपके पास गिवन है ये इसके क्या गिवन है? डायगोनल्स गिवन है। बोला ठीक है सर। तो यहां आपके पास जो लिखा हुआ ए, यहां पर आपके पास बी, यहां पर आपके पास सी, यहां पर आपके पास डी। ये जो लाइन से रिप्रेजेंट कर रही है कि इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे की क्या है? पैरेलल है। आपने बोला सर पैरेलल है। आगे साथ में क्या गिवन है? AD इक्वल्स टू 4 की AD है जो वो है 4 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट आपने बोला सर इफ द डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, कि ये जो AC है और ये जो BD है ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सच दैट AO अपॉन OC आपके पास है कि AO अपॉन OC इक्वल्स टू DO अपॉन OB इक्वल्स टू हाफ। तो आपको एक्चुअल में बताना क्या है? आपको बताना है कि BC कितना होगा। सो द वेरी फर्स्ट थिंग आपको पता होना चाहिए कि सर सॉरी आपको पता होना चाहिए कि सर ये जो चैप्टर है ये चैप्टर 6 से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या गिवन है? रेशियो गिवन है। CPST कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो आपने बोला सर ये चैप्टर 6 का जो क्वेश्चन है और चैप्टर 6 में सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इट मींस ट्रायंगल को सिमिलर करो, सिमिलर करने के साथ ही अगर आप सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ कर देते हो तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या इक्वल हो जाएगा? रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो आपने बोला सर मुझे तो BC चाहिए। हाँ तो BC देखिए ये आपके पास है आपके पास। इसका मतलब अगर ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाला ट्रायंगल एक दूसरे के क्या प्रूफ हो जाए? सिमिलर प्रूफ हो जाए। तो AD का रेशियो किसके साथ आ जाएगा? BC के साथ। बोले सर प्रूफ कैसे करें सिमिलर? मैंने बोला बात तो सही है, प्रूफ कैसे करें ये जो आपके पास गिवन है अपन बाद में कंसिडर करेंगे, ठीक है, अपन को जो निकालना है। तो आपने बोला सर सीधी सी बात ये है कि सर अगर ये लाइंस पैरेलल है, अगर ये लाइंस क्या है? पैरेलल है। तो आपने बोला सर ये वाली लाइन इसके क्या है? पैरेलल। तो आपने बोला सर एक जेड दिखाई दे रहा है मेरे को। बोला सच में यार दिखाई तो मुझे भी दे रहा है। तो आपने बोला सर जेड जो है ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो यहां पर जो एंगल बनेगा वही एंगल जो है यहां बनेगा। इसे क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बात तो सही है। फिर आपने बोला सर इतना होने के साथ ही सर एक और जेड दिखाई दे रहा है। मैंने बोला कौन सा? तो बोला सर हाँ सर उल्टा जेड दिखाई दे रहा है। तो इट मींस क्या है कि यहां जो एंगल बनेगा वही एंगल यहां पे भी बनेगा। तो ये क्या हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए। क्या हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल क्या प्रूफ कर दो? सिमिलर प्रूफ कर दो। किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर ये वाला एंगल भी तो इसकी इक्वल है। अगर टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। की अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन से ट्रायंगल आपने लिए? AOD। तो आपने बोला ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB, इन दोनों को क्या प्रूफ कर दो? सिमिलर। क्यों? क्योंकि अगर ये सिमिलर हो जाएंगे तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या इक्वल हो जाएगा? रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो आपने बोला सर आपने बोला कि AOD इक्वल्स टू COB। तो एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल COB। क्यों? तो आपने बोला वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और आपने बोला सर वर्टिकली अपोजिट एंगल टू लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। हाँ। फिर आपने बोला सर एंगल DAO। DAO तो पहला लास्ट वाला D, फिर फर्स्ट AO, सेम यहां से लास्ट वाला B, फिर फर्स्ट वाला C और फिर O। तो देखो DAO ये वाला एंगल ये किसकी इक्वल है? ये पिंक वाला इस पिंक वाले की इक्वल है, ठीक है। तो DAO किसकी इक्वल है? BCO की। सच में इसकी इक्वल है। हाँ तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा किसके बीच बनते हैं? पैरेलल लाइंस के बीच बनते हैं। और आपको गिवन था कि जो AD है वो BC की क्या है? पैरेलल है। तो आपने बोला सर दो एंगल इक्वल हो गए। सर एक और एंगल भी तो इक्वल है। अगर आपको पता है जो सिमिलरिटी है उसमें आपके पास 4 रूल्स है सिमिलर प्रूफ करने के। पहला जो रूल है वो साइड 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 का है। दूसरा जो है वो साइड एंगल साइड का है। थर्ड एंगल एंगल एंगल, और चाहो तो आप इसे एंगल एंगल भी बोल सकते हो कि अगर आप 3 एंगल इक्वल करो चाहे 2 एंगल इक्वल करो बात एक ही है। तो 3 इक्वल क्यों करना? 2 इक्वल कर लेते हैं। तो आपने बोला सर इट मींस ट्रायंगल AOD सिमिलर, ये जो है ये सिमिलर का साइन है। सिमिलर ट्रायंगल COB बाय विच रूल? बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी प्रॉपर्टी। बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी प्रॉपर्टी। और अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो बाय CPST। CPST क्या होता है? CPST होता है कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स है उनका रेशियो इक्वल होगा। तो यहां पर AO का रेशियो किसके साथ? CO के साथ। तो आपने बोला सर AO का रेशियो CO के साथ इक्वल्स टू, फिर
ओडी का रेशियो ओबी के साथ, ओडी का रेशियो ओबी के साथ इक्वल्स टू, फिर आपने बोला सर फर्स्ट सेकंड हो गया, सेकंड थर्ड हो गया, फर्स्ट थर्ड ले लीजिए, तो एडी का रेशियो सीबी के साथ, तो एडी का रेशियो सीबी बोल तो सही, बीसी बोल दीजिए आप। बात तो ठीक है। अब आपके पास गिवन क्या था वो देखिए, एओ अपॉन ओसी आपके पास गिवन था, तो एओ अपॉन ओसी आपके पास गिवन है, कितना है 1/2, तो आप इसकी जगह 1/2 कंसिडर कीजिए। तो देखो आपने बोला सर इसको छोड़ देते हैं एक बार के लिए ना, एओ अपॉन ओसी की जगह 1/2 इक्वल्स टू एडी की जगह, एडी आपके पास ऑलरेडी गिवन था 4 और अपॉन बीसी, बीसी है जो हमें फाइंड आउट करना है, तो आपने बोला सर बीसी जो है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है ना। तो आपने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बीसी बन जा बीसी और 2 4 जा 8, तो इट मींस आपके पास जो बीसी है वो क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर। कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी ऑप्शन अगले वाले पेज पे है, तो आप देखिए 8 सेंटीमीटर, हाँ सर सी ऑप्शन जो है वो 8 सेंटीमीटर, इट मींस इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। Come to the next question in which what we have given. We have given a tangent marked XAY is drawn to a circle with a diameter AB. कि इसका जो डायमीटर है वो है AB। तो ठीक है चलते हैं। आपने बोला सर ये फिगर हमें बना के बता दीजिए, तो मैंने बोला ठीक है। तो ये जो फिगर अपन कंसिडर करते हैं, मान लो ये सर्कल हो गया आपके पास, और इस सर्कल में क्या आपके पास, इस सर्कल में आपके पास गिवन है कि इसमें जो है AB डायमीटर है। AB क्या है, डायमीटर। तो मैं इस डायमीटर को ड्रॉ कर लेता हूं, किसी डिफरेंट पेन से ड्रॉ करते हैं, है ना, शेप्स लाइंस। तो ये इसका क्या दे रखा है, डायमीटर आपको दे रखा है, ठीक है, डायमीटर हो गया। नेक्स्ट व्हाट वी हैव गिवन एक्स वाई जो है आपको बोला गया है कि डायमीटर ए बी ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस है वो 5 है। द लेंथ ऑफ द कोड सी डी पैरेलल टू एक्स वाई, कि जो सी डी है ये किसके पैरेलल है, एक्स वाई के पैरेलल है, एट ए डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए इज। तो आपको बतानी है द लेंथ ऑफ द सी डी, की सी डी की लेंथ एक्चुअल में क्या होगी सर, वो हमें इस क्वेश्चन में मेंशन करना है। तो आप इस क्वेश्चन में पहले इस फिगर को देखिए, और इस फिगर में आपको पता है कि कुछ पैरेलल लाइंस के बारे में बात हो रही थी, सॉरी और इसी के पैरेलल कोई एक कोड आपके पास है, ये कोड होगी, ठीक है। इट मींस ये दोनों क्या है, पैरेलल एक्चुअल में, और ये पैरेलल आपके पास गिवन है, ये हमने एज्यूम नहीं किया है। यहां पर जो है आपके पास लिखा हुआ है कि ये जो है एक्स वाई है, और जहां पर ये सर्कल को टच कर रही है वो पॉइंट ए है। नेक्स्ट ये बोला गया है कि ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। फिर आपको बोला गया ये वाला जो पॉइंट है वो ई है। फिर बोला गया है कि ये जो है ये सर्कल का सेंटर है ओ, और ये जो है ये इसकी रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब आपको क्या बोला गया था, एक बात और बोली गई थी कि एंड एट ए डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द ए, कि जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 8 है। तो किसी ने बोला सर यहां से यहां तक 8 है, यहां से यहां तक क्या है सर 5, तो इसका मतलब नीचे वाली कितनी होगी, 3 होगी। तो एक बात पता लगी कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, 3 सेंटीमीटर। बोला सर ये बात तो ठीक है। एक बात और पता लगी आपको, क्या पता लगी कि सर ये 5 है, इसका मतलब इसकी रेडियस 5 है। अगर सर ये यहां से यहां तक सर ये 5 है, इसका मतलब इसकी रेडियस क्या है, 5। तो सर क्या ये वाला और ये वाला भी तो इसकी रेडियस है सर, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बात तो ठीक बोली आपने। तो सर आपके पास ये 3 आ गई और ये 5 आ गई। अब किसी के मन में आ रहा होगा सर डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल पे जो रूल लगता है, जो थ्योरम लगती है पाइथागोरस थ्योरम, वो अप्लाई कर देते हैं। अरे भाई ये तो बताओ कि आपको किसी ने बोला क्या कि यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, नहीं बोला तो पहले प्रूफ कीजिए कि यहाँ पर बनने वाला एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा, तभी आपके पास जो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम वो अप्लाई होगी, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं होगी। तो बोला सर है, हाँ है। तो आपने बोला सर अप्लाई कैसे करें, तो अप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो आपने बोला सर अप्लाई ऐसे करेंगे कि आपको पता है कि ये सर्कल है कि सेंटर है, और ये इसकी क्या है रेडियस, और ये इसकी क्या है टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो आपको पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90। आपने बोला सर ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल सर CD है, हाँ। तो अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो अगर ये यहां पर राइट एंगल बना रहा है तो यहां पर भी क्या बनाएगा, राइट एंगल ही बनाएगा। क्यों, क्योंकि अगर 2 पैरेलल लाइंस है और उनको कोई थर्ड लाइन जो ट्रांसवर्सल है वो इंटरसेक्ट करिए, तो यहां पर बनने वाला एंगल और यहां पर बनने वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होता है, इन दोनों का सम होता है 180। क्यों सर, क्योंकि इन्हें बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। और ये इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180। तो अगर यहां पर 90 आ रहा है, यहां पर 90 नहीं आएगा, तो इन दोनों का सम 180 पॉसिबल नहीं है। तो इट मींस यहां पर भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का ही बनेगा। कैसे पता लगा कि सर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है और इन दोनों का जो
सम है वो क्या होना चाहिए 180, क्यों को इंटीरियर एंगल्स की वजह से। इसका मतलब अगर ये 90 है तो 90 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 180 आ जाए, तो यहाँ 90 तो यहाँ पर भी 90 ऐड कर दिया और इन दोनों का सम क्या हो गया 180। इसका मतलब ये कैसा ट्राइंगल आ गया राइट एंगल। एक बात और पता लग गई कि सर राइट एंगल ट्राइंगल पता लग गया सर, ठीक है। इसका मतलब सर यहां से यहां तक ये क्या है सर, ये भी इसकी रेडियस, और रेडियस तो कितनी है 5। तो आपने बोला सर अब तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। अब किसी ने रोका, तो आपने बोला सर पाइथागोरस थ्योरम। एक बात और ध्यान रखना कि जो पाइथागोरस थ्योरम है उसी का दूसरा नाम है बोधायन थ्योरम। तो आप चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम बोल दो, आप चाहे तो बोधायन थ्योरम बोल दो। तो आपने बोला बाई पीजीटी बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड जो होती है वो होती है हाइपोटेनियस। तो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, कुछ भी एज्यूम कर लो क्योंकि अपने पास कोई एंगल गिवन नहीं है। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस बेस स्क्वायर, और आपने बोला सर ये प्लस का 9 इधर आ जाएगा, किसका माइनस का, तो 25 माइनस 9 16 बेस स्क्वायर, और बेस की जो वैल्यू आएगी, ध्यान रखना जब भी आप किसी स्क्वायर को स्क्वायर रूट ले रहे हो, आपने यहाँ पर जो लिया वो लिया स्क्वायर रूट, और जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आती है आपके पास। तो यहाँ पर प्लस का भी आ गया और माइनस का भी आ गया। लेकिन ध्यान रखना अपन जो बात करें वो बात करें साइड की, किसकी बात करें साइड की, ये वाली साइड की बात करें, और साइड कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो बेस है वो कैसा आएगा 4 आएगा प्लस का। तो ये प्लस का क्या हो गया 4। सेम बात इस पे अप्लाई होती है कि सर ये वाला जो ट्राइंगल है सर यहाँ पर भी तो राइट एंगल ही बन रहा है, क्यों ये राइट एंगल है सर, ये 5 पे ये 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा 4। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिसे बोलते हैं, और 4 + 4 क्या हो गया 8। इट मीन सीडी जो कोड थी उसकी लेंथ क्या आ गई 8 आ गई। यही आपका क्या है आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर। बोलना चाहें तो ऐसे भी बोल सकते थे कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड, कि अगर ये 4 है तो ये भी क्या होगा 4, 4 + 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। तो आपको पता लग गया होगा कि आपका जो आंसर हो क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग, कि आपके पास एक क्या है घड़ी है, एक क्लॉक है, और उसका जो मिनट हैंड है वो क्या है 84 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, ये कलर इसका ब्लैक हो गया। हाँ ये आपके पास क्या एक वॉच है, वॉच का डायल पैड है, और इस डायल पैड पे आपको दिया हुआ है कि जो मिनट्स हैंड है, तो मान लेते हैं ये इस सर्कल का क्या है सेंटर, इस वॉच का क्या है सेंटर, और यहाँ पर जो है इसने बोला कि जो टाइम है वो 10 10 to 10:25 हो रहा है। जो टाइम है वो 10 10 to क्या हो रहा है 10:25। तो मैं केवल और केवल मिनट्स वाले एंड को ले रहा हूं। तो यहां पर आपने बोला 12, यहां पर आपने बोला 1, यहां पर आपने बोला 2, और यहां पर आपने बोला 3 4 और 5 और 6, और टाइम जो है वो क्या है 10 10 to 10:25 मींस 10 मिनट्स। ये 10 मिनट होगी, ये 10 मिनट से 10:25 यहां तक, ठीक है। ये आपके पास ऐसा कुछ है ना। ये मैंने एक इंटरफेरेंस आपको दिया है कि यहाँ ये 10 मिनट्स है ना, मैं केवल आवर्स एंड वाली मैंने जो है वो मेंशन नहीं की, मिनट वाली सुई है कि ये 10 मिनट से लेके 25 मिनट्स तक है। तो इट मींस कितने मिनट होगी 5 10 15 मिनट्स आपके पास है। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो आवर्स जो मिनट्स हैंड है, ये आपके पास एक मिनट्स हैंड है। मान लो यहां से चलती है 12 से, तो 12 से 1 पे आएगी 5 मिनट्स, 2 पे आएगी 10 मिनट्स, 3 पे आएगी 15 मिनट्स, और ऐसे ही अगर ये वापस ये 9 पे आएगी तो 45 मिनट्स, 10 पे आएगी तो 50 मिनट्स, 11 पे आएगी तो 55 मिनट्स, और 12 पे आएगी तो 60 मिनट। और 60 मिनट में इसने अपना एक 1 राउंड कंप्लीट कर लिया, और 60 मिनट जिसे 1 रिवोल्यूशन, तो 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। तो अगर यहां से चलकर वापस यहीं आ गई तो यहां पर सेंटर पर बनने वाला एंगल जो है वो कंप्लीट एंगल हो गया। कंप्लीट एंगल जो है वो 360 डिग्री का होता है ना। तो आपने बोला सर इधर भी 60 से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी 60 से डिवाइड कर दीजिए, 60 बन जा 61 मिनट, और 60 से 66 टाइम्स। तो आपने बोला सर मिनट एंड्स की मिनट वाली सुई जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है 6 मिनट का एंगल बनाती है। और आपके पास तो कितनी मिनट है 5 10 15 मिनट्स है, तो 15 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपने बोला सर 1 मिनट में 6 क्या है, तो 15 मिनट में कितने डिग्री का 15 6 जा 90 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का 90 डिग्री का। फिर देखते हैं आपसे पूछा गया, इसमें आपसे पूछा द मिनट्स हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग, कि यहां से यहां तक जो है ये 84 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अगर यहां से यहां तक 84 है इसका मतलब ये रेडियस होगी, अगर ये 84 है तो ये भी क्या होगा 84 सेंटीमीटर लॉन्ग। नेक्स्ट आपको गिवन है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड, कि जो मिनट हैंड है उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो आपने बोला सर यहां थी, आपने बोला सर जो मिनट हैंड है वो एक्चुअल में कहां थी, जो मिनट हैंड है वो यहां थी,
और यहां से कहां आ गई सर, वो यहां से यहां आ गई। इसका मतलब सर यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कवर की, और इन 2 पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है मैंने आपको बहुत क्लियरली शब्दों में मेंशन किया था, क्लियरली वर्ड्स में बताया था कि इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं आर्क। अगर ये छोटी है तो इसे बोलेंगे माइनर आर्क है, अगर आप इधर घूम के आते हो तो ये क्या हो जाती है, बड़ी, इट मींस ये मेजर आर्क। लेकिन यहां से यहां तक इट मींस आपको क्या निकालना, आर्क निकालनी है, और आर्क भी कौन सी, माइनर। और मैंने आपको बताया था कि लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला मैंने आपको मेंशन भी किया था कि लेंथ ऑफ द आर्क होता है पाई आर थीटा अपॉन 180, और चाहो तो आप इसे 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 भी लिख सकते थे। पाई की वैल्यू क्या कंसीडर करना है, इसमें कुछ गिवन नहीं, इट मींस अपन 22/7 कंसीडर कर लेते हैं, तो 22/7। आर क्या है, रेडियस, रेडियस 84 हो गई। थीटा क्या है, थीटा जो है वो आपके पास अभी बोला कि सर 15 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। तो थीटा क्या आ गया, 90। एंगल के नीचे एंगल मेंशन कीजिए, तो 90 1 जा 90, 92 जा 180, 2 से इसको करो तो क्या आ गया, 11 आ गया। फिर इसको कीजिए 7 1 जा 7, 7 1 जा 1, और 7 2 जा 14। 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 132 सेंटीमीटर। 132 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, की आपके पास एक फिगर गिवन है जिसमें डी क्या है, मिड पॉइंट है। तो आपने बोला सर एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल आप भी बना लीजिए, तो ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया। ये क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन था 10। तो ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में आपके पास गिवन क्या है, इस ट्राइंगल में आपके पास गिवन है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल को ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है। गिवन है क्या, सॉरी गिवन है ऑलरेडी, पहले इसमें से नोमेनक्लेचर ऑलरेडी किया हुआ है। तो ए सी और ये बी, और यहां पर एक लाइन और आ रही है जिसमें आपको बोला गया कि वो वाला पॉइंट डी है। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, डी। और यहां पर एंगल आपके पास गिवन है कि ये छोटे वाला जो एंगल है ये तो x है, और ये बड़े वाला जो एंगल है ये y है, ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, d इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये जो d है ये मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब होता है कि अगर यहां से यहां तक है कुछ भी है तो उतना ही यहां से यहां तक है। CS और नो, अगर आप चाहो तो ऐसे ही बोल सकते थे कि सर BC जो है, BC यहां से यहां तक कंप्लीट है, तो आप चाहते तो क्या बोल सकते थे सर कि BC जो यहां से आता है, ऐसे मैं CD प्लस DB भी लिख सकता हूं, CD प्लस DB भी मेंशन कर सकता हूं। और आपने बोला सर जितना CD है उतना ही कौन है, DB, जितना CD है उतना ही कौन है, DB। तो एक बात पता लग गई कि सर CD क्या है, DB के इक्वल है, CD क्या है, DB के इक्वल है कि नहीं है। तो आपने बोला सर DB की जगह भी क्या मेंशन कर सकते हैं, CD। हाँ, तो BC इक्वल्स टू CD प्लस CD, और CD प्लस CD क्या हो गया, 2BC इक्वल्स टू हो गया 2CD। चाहो तो आप इसे 2BD भी बोल सकते थे, ठीक है, इतना आपने समझ लिया। नेक्स्ट, अब आपसे बोला है देन द वैल्यू ऑफ कोट y अपॉन कोट x। तो आपसे पूछा है कि कोट y डिग्री और अपॉन कोट x डिग्री की वैल्यू क्या होगी। आपको फॉर्मूला मैंने बताया भी था, साइन स्क्वायर क्लासेस पर मैंने नाम लिया था कि पापा बोल पापा, पापा बोल पापा, हंसते हंसते बोल। और यहां पर पहला फॉर्मूला साइन का, कोस का, टेन का, और नीचे से चलेंगे तो कोट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपने बोला सर एक बार तो एंगल y और एक बार एंगल क्या है, x है, एक बार एंगल y है और एक बार एंगल क्या है, x है। तो आप चलिए अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे। डिलीट BC इक्वल्स टू 2BD भी मेंशन कर देता हूं, और साथ में ही इसको थोड़ा सा साइज में, है ना, आप यहां जाओ, ठीक है। हाँ, तो आपको बोला कि BC इक्वल्स टू 2BD। बात ये नहीं है, बात ये है कि सर हमारे पास एक बार एंगल y और एक बार एंगल x है, तो मैं दो ट्राइंगल कंसीडर कर लेता हूं, एक बार छोटे वाला ये B और एक ये वाला। तो एक बार तो मैं ले रहा हूं x वाला एंगल और एक बार मैं ले रहा हूं y वाला एंगल। तो एक बार इट मींस मैंने ट्राइंगल कंसीडर किया ACD, तो ये तो हो गया ट्राइंगल ACD। दूसरी बार मैंने जो ट्राइंगल वो कंसीडर किया ACB। ये थोड़ा बड़ा दिखा देते हैं ना, ताकि आपको भी समझ में आ जाए, और इस ट्राइंगल को थोड़ा सा बड़ा, AC और ये B। तो आपने बोला सर AC, ठीक है, यहां पर जो एंगल है वो x है और यहां जो एंगल है वो y है, ठीक है। अब आपने बोला सर जो कोट का फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, कोट का जो फॉर्मूला होता है कोट थीटा का, वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आपको पता है कि जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड होती है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूस, गिवन एंगल के जस्ट सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और जो बच गई वो बेस। बोला सर ये बात तो हमें पता है,
ये क्यों बता रहे हो? फिर मैंने वापस बोला 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस। गिवन एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। और जो रिमेनिंग साइड है वो क्या होती है? बेस। समझ में आया? तो आपको कोट का फॉर्मूला बताना है और कुछ नहीं बताना कि कोट जो है कोट वाई, तो कोट वाई एंगल ये रहा, से यस और नो। और इसमें आपको क्या बताना है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसमें बेस क्या है? एसी। तो कोट वाई की जगह क्या लिख दिया? एसी अपॉन परपेंडिकुलर क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? बीसी, लिख दिया बीसी। और फिर कोट वाई की वैल्यू लिख दी और कोट वाई के नीचे अपॉन लिख दिया अपॉन। नीचे कोट एक्स, कोट एक्स में भी सेम फॉर्मूला, तो वही है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये वाला एंगल रहा एक्स, और एक्स में क्या है? बेस क्या है? बेस आपने बोला सर एसी है, मैंने बोला ठीक है एसी है। तो फिर आपने बोला सर परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? आपने बोला सर परपेंडिकुलर तो सीडी है, तो सीडी। अब बात यह है कि देखो सबसे ऊपर वाला किससे मल्टीप्लाई होगा? सबसे नीचे वाले से। और बीच वाले से मल्टीप्लाई होगा। सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से, और बीच वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो आपने बोला सर एसी किससे मल्टीप्लाई होगा? सीडी से। सो एसी मल्टीप्लाई सीडी, है ना। फिर बोला बीच वाला किससे? बीच वाले से अपॉन, तो बीसी इंटू एसी। तो एसी से एसी क्या हो गया? कट। अब आपने बोला सर नीचे तो बीसी आ रहा है, तो जो सीडी है उसकी वैल्यू आप देखो कि जो बीसी है उसकी जगह आप चाहो तो 2CD भी मेंशन कर सकते हो, चाहो तो 2BD भी मेंशन कर सकते हो। लेकिन मैं इस बीसी की जगह क्या मेंशन करूंगा? 2CD। क्यों? क्योंकि ऊपर सीडी है, तो सीडी की जगह सीडी और नीचे बीसी की जगह 2CD। तो CD से CD कैंसिल वन टाइम, तो आंसर क्या आ गया? 1/2। इसका मतलब जो आपके पास था कोट y डिग्री अपॉन कोट x डिग्री, उसकी जो वैल्यू है वो क्या आ गई? 1/2। और ये इसका आंसर है। ऑप्शन कौन सा है वो आप देखिए, तो इसका ऑप्शन है 1/2 बी ऑप्शन। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें गिवन क्या, आप ये देखिए। तो आपके पास गिवन है 3tan a = 4। आपके पास 3tan a = 4 गिवन है, तो मैं यहां लिख देता हूं 3tan a = 4। ठीक है, अच्छी बात है, गिवन है। तो मैं एक बात मुझे ये बताओ, ये जो 3 है इस tan के साथ किसमें? मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में। तो आपके दिमाग में बात आएगी सर tan a की वैल्यू जो है वो 4/3 है। बात तो सही है। नेक्स्ट आपने दिमाग क्या लगाया? आपने बोला सर मुझे वैल्यू जो निकालनी है वो किसकी निकालनी है? वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी है 3 sin a की, 3 sin a प्लस 2 cos a अपॉन, नेक्स्ट इसके नीचे क्या है? 3 sin a माइनस 2 cos a। अब आपने दिमाग लगाया सर मुझे एक बात पता है। मैंने बोला बात क्या? तो आपने बोला सर इसकी वैल्यू बताने से पहले मुझे एक बात पता है क्या, कि tan का फॉर्मूला होता है सर sin अपॉन cos। क्या होता है? sin a अपॉन cos a। कि अगर मैं sin के नीचे cos लिख दूं तो वो क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा। तो आपने बोला सर sin के नीचे cos लिख दूं तो tan हो जाएगा। हाँ, तो sin के नीचे cos tan। सर अगर इसके नीचे cos लिखा तो सर इसके नीचे भी cos लिखना पड़ेगा, तो cos अपॉन cos कैंसिल आउट, sin अपॉन। तो आपने बोला सर डिवाइड क्या? n फॉर न्यूमरेटर, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड d फॉर डिनोमिनेटर। तो ये न्यूमरेटर हो गया और ये क्या हो गया? डिनोमिनेटर। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos a। क्यों? इसलिए डिवाइड कर रहा हूं कि sin अपॉन cos हो जाए। sin अपॉन cos क्या होता है? tan। तो आपने बोला सर 3 की जगह 3 sin a अपॉन cos a। बात तो ठीक है। प्लस 2 cos की जगह, cos तो ऊपर डिवाइड कर रहे हो, कर दिया, ये ऊपर डिवाइड कर दिया, नीचे भी डिवाइड करो। 3 की जगह 3 sin को किससे डिवाइड करो? cos से, कर दिया। क्या आ रहा है? माइनस का साइन, तो माइनस की जगह -2, cos को भी किससे डिवाइड करो? cos से। तो ऊपर नीचे आपने डिवाइड कर दिया। तो cos को cos से डिवाइड किया 1, cos को cos से डिवाइड किया 1। तो sin अपॉन cos क्या होता है? tan। तो आपने बोला सर, क्या बोला आपने? आपने बोला सर क्या? सर 3 की जगह 3 और 3 sin अपॉन cos क्या हो गया? tan। तो 3 tan प्लस 2 अपॉन 3 sin अपॉन cos क्या हो गया? tan। तो 3 tan a माइनस 2। tan की वैल्यू तो आपको पता ही है क्या? तो 3 इंटू tan a की वैल्यू जो है वो 4/3 प्लस 2 अपॉन 3 की जो 3 और tan की वैल्यू 4/3 माइनस 2। 3 से 3 कैंसिल, 4 प्लस 2 6। 3 से 3 कैंसिल, 4 माइनस 2 2, और 6 को 2 से डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया? 3 सेंटीमीटर, या फिर 3 सॉरी यूनिट, इसकी रेशियो है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगी। तो 3 आप ऑप्शन में देखिए, 3 आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ ये बोल रहा है इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू √2, तो आपके पास गिवन है क्या कि sin थीटा प्लस cos थीटा जो है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है? आपके पास 2 दे रखी है √2। तो आपको जो वैल्यू बतानी है वो किसकी बतानी है? tan थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग मैं आपको एक बात बता देता हूं कि sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू कभी भी √2 दे रखी हो तो समझ जाना कि इसकी जो वैल्यू है वो भी 1/√2 है और इसकी जो वैल्यू है वो भी 1/√2 है
है ना। और ये 1/√2 साइन पर कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो आपने बोला सर साइन 45 की, इसका मतलब एंगल जो है वो 45 है। इसका मतलब यहां पर भी एंगल क्या है, कोस में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है 45 की, इसका मतलब यहां पर भी एंगल क्या है 45 है। यस और नो, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 45, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 प्लस कोट 45 की वैल्यू भी होती है 1, और 1 + 1 क्या होता है 2। बोले सर ये तो जुगाड़ है, जुगाड़ से काम नहीं चलेगा, तरीका बताओ। हाँ तो तरीका देखिए, तो तरीका भी देखिए आप, आंसर 2 आएगा वैसे मैंने बता दिया। तो आपके पास जो गिवन था आप उसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आपने बोला सर स्क्वायरिंग बोथ साइड होगा क्या, तो कीजिए आप sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन √2 का होल स्क्वायर। तो देखिए बताइए sin प्लस cos का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आपने बोला सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और सर √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। ये इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी जगह क्या आ गया 1। लिख देता हूं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ऑलवेज 1। रीजन क्या है कि इन दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों की जगह 1 + 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल्स टू 2। ये प्लस का 2 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, और 2 में से 1 गया 1। तो आपने बोला सर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल्स टू 1। से सुनो, अब ये जो 1 दिख रहा है इस 1 की जगह मैं फिर से क्या मेंशन कर सकता हूं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो देखो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और इस 1 की जगह मैंने मेंशन कर दिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। सही है सुनो, अब ये जो 2 sin थीटा और इंटू cos थीटा ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में तो इधर क्या बच गया 2। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दोनों जो है एक बार ये जो है इसके डिवाइड में आएगा और एक बार इसके डिवाइड में आएगा। तो इसके डिवाइड में sin थीटा अपॉन cos थीटा, और एक बार इसके डिवाइड में sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये बताइए कि cos की कितनी पावर है 2 और नीचे कितनी पावर है 1, तो 1 पावर से 1 पावर कैंसिल। sin की कितनी पावर ऊपर 2 और नीचे क्या है 1, तो 1 पावर से 1 पावर कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा, और sin थीटा प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2। और ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 2। ध्यान रखना अगर थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा √2 दे रखा है तो समझ आना कि जो थीटा है उसकी वैल्यू 45 होगी। और एक बात और बता देता हूं आपको कि कभी भी अगर आपके पास एक बात लिख लेना, ये ट्रिक है जो मेंशन कर लेना आप अपने नोट्स में, कि अगर कभी भी आपके पास tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू जो है वो 2 दे रखी है, क्या दे रखी है 2, तो आप इस पर कुछ कितनी भी पावर लगा दीजिए, tan की पावर n थीटा cot की पावर n थीटा, उसकी वैल्यू भी क्या होगी 2। अगर मैं आपको बोलता हूं कि tan थीटा प्लस cot थीटा इसकी वैल्यू 2 है, क्या है 2, तो आप मुझे बताइए कि tan की पावर 100 थीटा प्लस cot की पावर 100 थीटा इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए। तो ध्यान रखना कि कितनी भी पावर लग जाए हमेशा इनकी वैल्यू क्या होगी 2 ही होगी, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है, रीड कीजिए आप उसको। बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो क्या है, छोड़िए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कि कौन सा ट्रू नहीं है। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो क्या है सिमिलर। एक बात ध्यान रखना कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं, जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आपके पास होती हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में क्या होता है कि जो शेप और साइज दोनों जो है वो क्या होती हैं सेम होती हैं, क्या होती हैं सेम होती हैं। और दूसरी बात सिमिलर फिगर्स जो होती हैं, सिमिलर फिगर में क्या होता है कि शेप तो जो है वो सेम होती है, शेप क्या होती है सेम, और साइज का कोई मैटर नहीं करता किसमें सिमिलर फिगर में, कि सिमिलर फिगर में साइज सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो इसमें डजेंट मैटर। तो साइज डजेंट मैटर, साइज डजेंट मैटर। कहां पर साइज मैटर नहीं करती, सिमिलर फिगर में साइज मैटर नहीं करती। हाँ ये बात प्रूफ कर दी है कि साइज मैटर नहीं करती कहां पर, सिमिलर फिगर में। सिमिलर फिगर में केवल और केवल क्या देखेंगे, शेप देखेंगे, शेप कैसी है, शेप कैसी है, शेप सही है, शेप सेम है, तब तो मामला फिट है कि जो फिगर्स हैं वो सिमिलर होंगे। अगर शेप अगर सेम नहीं है इसका मतलब वो सिमिलर नहीं है। तो आइए देखते हैं
इसने बोला कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, हाँ कि जो जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, सिमिलर होती है, ये बात सही है। लेकिन कि जितनी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है वो तो सिमिलर है, लेकिन ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये बात कहना हमेशा सही नहीं है। तो ध्यान रखना कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तो कैसी होती हैं, सिमिलर, और सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी नहीं है, हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, सही बात है कि पहली जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है वो कैसी होती हैं, सिमिलर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला है ऑल सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, बात तो पकड़ी गई। गलत बात है कि सभी सभी सिमिलर फिगर्स क्या नहीं होती, कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि सिमिलर फिगर में शेप तो क्या होती है, सेम, और साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉन्ग्रुएंट में तो साइज का फर्क पड़ता है। इससे तो शेप और साइज दोनों क्या चाहिए, सेम। मान लो इसमें साइज क्या आ गई, नॉट सेम आ गई, सिमिलर में साइज क्या आ गई, नॉट सेम, तो ये सिमिलर तो है, लेकिन क्या इसे कॉन्ग्रुएंट बोल दो कि नहीं? क्यों? क्योंकि शेप तो सेम और साइज सेम नहीं है, तो इसे कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में तो शेप और साइज दोनों क्या चाहिए, सेम चाहिए, और इसलिए ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट ऑलवेज। तो ये देखना ऑल सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, कि जितनी भी सिमिलर फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट होती है, नहीं, गलत बात है। तो दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, सही है। और यही पूछा था कि विच इज नॉट ट्रू, यही आपसे पूछा गया था कि कौन सा ट्रू नहीं है। नेक्स्ट, गिवन बिलो इज ए पिक्चर शोइंग स्पेशल टाइप ऑफ डार्ट बोर्ड, कि एक बोर्ड है उसकी पिक्चर आपको दिखाया गया। द पेरीमीटर ऑफ द पार्ट आई, कि आई पार्ट का क्या बताइए, पेरीमीटर, क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस आर, जिस जो क्वाड्रेंट है और रेडियस क्या उसकी आर। अगर आपने पहले 11th चैप्टर की मेरी क्लास अगर अच्छे से आपने देखी होगी तो आपने एक बात जरूर गौर की होगी, क्या वो बात ये थी कि मैंने आपको बहुत सिंपल और शॉर्ट में आपको बताया था कि देखो ये आपके पास क्या है, सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल का क्या है, ये तो थोड़ा, ये आपके पास सर्कल है, और ये सर्कल का क्या है, सेंटर, यहां से यहां तक ये इसकी रेडियस आर है, यहां से यहां तक इसकी रेडियस आर है। आपने बोला सर बात तो ठीक है, अगर मान लो मैं यहां से चलना स्टार्ट कर रहा हूं, अगर मान लो मैं यहां से चलना स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से, और वापस यहीं पे आ रहा हूं, तो मैंने क्या कवर किया, मैंने इसकी सरकमफ्रेंस कवर की, और सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर। इसमें एक बात लिखी हुई है क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट का मतलब होता है फोर्थ पार्ट है ऑब्जेक्ट, फोर्थ। क्वाड्रेंट का मतलब होता है आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये जो सर्कल है इसका मतलब ये जितना पार्ट उतना ही पार्ट ये, उतना ही पार्ट ये, उतना ही पार्ट ये है। किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी आपके पास कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है और कोई भी फिगर है, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, उस एक पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब ये सर्कल था, इसको कितने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, और ये भी क्वाड्रेंट है। लेकिन आपको तो बताना है क्वाड्रेंट आई का पेरीमीटर। तो मान लेते हैं ये वाला क्वाड्रेंट आपका आई है, तो आपने बोला सर पूरे सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है वो क्या होती है, 2 पाई आर। पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर। तो सर हमने तो फोर्थ पार्ट लिया, तो इसको 4 से डिवाइड कर दे क्या, हाँ, तो 2 पाई आर पूरे की है, लेकिन आपने कौन सा, यहां से यहां तक पार्ट लिया है और यहां से यहां तक लिया, तो ये कौन सा पार्ट है इसका, फोर्थ। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक ये इसका सेकंड पार्ट, और यहां से यहां तक ये इसका थर्ड पार्ट, और यहां से यहां तक ये इसका फोर्थ पार्ट। तो 4 पार्ट में डिवाइड हुई, तो अगर 4 से डिवाइड कर दो, है ना। अगर ये यहां से यहां तक ये सर्कल का सेंटर था, यहां से यहां तक इसकी रेडियस, यहां से यहां तक इसकी रेडियस। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पेरीमीटर का मीन्स होता है कि सम ऑफ ऑल आउटसाइड साइड्स, की बाहर वाली जितनी भी साइड्स हैं उनको ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, उसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये इसका क्या है, आर। तो क्वाड्रेंट, पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट, पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट, पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट, पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट। आप इसकी क्वाड्रेंट जो है इसकी सभी आउटसाइड वाली साइड्स को ऐड कर दो, तो आर प्लस आर, आर प्लस आर प्लस 2 पाई आर अपॉन 4। तो आपने बोला सर आर प्लस आर तो क्या हो गया, 2 आर हो गया, सही बात है, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या आ गया, पाई आर अपॉन 2। आपने बोला सर इन दोनों में आर सेम है, कॉमन आ रहा है, तो आर कॉमन ले ले, हाँ ले लो आर। यहां से क्या बच गया, 2 प्लस पाई बाई 2, और ये इसका क्या हो गया आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 2 प्लस पाई बाई 2। आपने बोला सर इसमें कुछ और भी कॉमन ले सकते हैं, वो कॉमन क्या है, 2। देखिए ये आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये देखिए आपके पास जो था, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, आपने बोला सर इसका एलसीएम आएगा 2, 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 2 जा 4 आर, प्लस इसको इरेज कर देते हैं, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, और 1 इंटू पाई आर, पाई आर। तो आपने बोला सर ऊपर से आर कॉमन आ रहा है, ले लीजिए, आर ऊपर से कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया 4 प्लस से पाई, और नीचे क्या रह गया 2। तो इसका ऑप्शन जो है वो है r अपॉन 2 4 प्लस पाई। और ये कौन से ऑप्शन में है, ये आपके थर्ड ऑप्शन में है कि r अपॉन 2 पाई प्लस 4 यूनिट्स, ये इसका क्वाड्रेंट का क्या होगा, पेरीमीटर होगा। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट में दूसरा आ गया, इससे आगे के क्वेश्चन देखते हैं।
चले आगे, आपके पास गिवन है कि ड्यूरिंग द समर रश जाकिर है होलसेल एक डीलर। ये एक जाकिर नाम का लड़का है जो एक का होलसेल डीलर है, जिसमें होलसेलर का मतलब होता है जहां पर जो अदर किराना शॉप है वहां से आपको थोड़े से कम प्राइस में मिले अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कुछ भी सामान या लगेज परचेज कर रहे हो। प्रोसीजर है लॉट ऑफ 400 एग्स कि आपके पास जो टोटल एग्स है वो कितने हैं, तो आपके पास जो टोटल एग्स हैं वो कितने हैं 400। तो टोटल एग्स कितने हैं 400। तो आगे इसने क्या बोला, आगे मैंने पढ़ाई नहीं, देखते हैं। डायरेक्टली फ्रॉम अ पोल्ट्री फार्म टू सप्लाई टू नियर बाई स्टोर्स फ्रॉम इज पास्ट रिकॉर्ड कि अगर पुराने रिकॉर्ड्स देखें द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग ए बैड एग इज 0.035। तो P4 प्रोबेबिलिटी किसकी, रिसीविंग बैड एग्स की बैड एग्स रिसीव करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.035 है। बात तो ठीक है। आगे आपको बोल रहा है द नंबर ऑफ बैड एग्स ही कैन एक्सपेक्ट इन दिस लॉट इज कि इस 400 के लॉट में कितने बैड एग्स उसके पास है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग कि निकालोगे कैसे, तो आपने बोला सर हमें एक बात पता है, वो बात है कि एक्चुअल में वो बात ये है कि सर हमें एक बात तो पता है, वो बात है क्या कि सर ये आंसर लिख देता हूं R/2 4+P, ठीक है। वो बात ही है कि प्रोबेबिलिटी P4, इसको भी थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, कोई काम का नहीं है, आंसर तो आ ही गया है ना। अब देखते हैं, आइए अब, हाँ बात ये थी कि टोटल एक्स 400 है, रिसीविंग बैड एक्स की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो आपको पता है P4 प्रोबेबिलिटी, और जिसकी भी प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो वो मान लेते हैं E, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो आपने बोला सर E4 हमें बैड एग रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैंने ये जो रिसीविंग बैड एग है इसको E समझ लिया। क्या समझ लिया है, E रिसीविंग बैड एग, कि जो बैड एग है इसे क्या मान लिया, E मान लिया है ना। रिसीविंग बैड एग्स ये E है, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है PE वो कितनी दे रखी है 0.035। तो इसका मतलब E जो है वो क्या है, E जो है आपके पास वो क्या है, मैं यहां लिख देता हूं PE, और E का मतलब क्या है 0.035, और यहां से इसको इरेज कर देता हूं ना। तो ये जो E है इसे मैंने क्या समझा कि जिसका भी मुझे आंसर निकालना था मैंने उसे E कंसिडर कर लिया। तो E4 है रिसीविंग बैड एग्स की खराब अंडा या गला हुआ अंडा निकालने की, या जो भी कुछ भी, मैं तो खाता नहीं तो मुझे पता नहीं, तो बैड एग्स का मतलब कुछ टूटा फूटा निकल जाएगा इसका। तो बैड एग निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 0.035। तो यहां पर जो है बैड एग निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.035 इंटू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की बैड एग एक्चुअल में है कितने, तो इस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की जगह मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ बैड एग्स, और टोटल आउटकम्स की जगह लिख देता हूं मैं टोटल एक्स, है ना, इसकी जगह लिख देता हूं टोटल एक्स। तो ये फॉर्मूला बन गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग बैड एग इक्वल्स टू नंबर ऑफ बैड एग्स अपॉन टोटल एक्स। तो रिसीविंग बैड एग्स की प्रोबेबिलिटी है नंबर ऑफ बैड एग्स, मुझे पता नहीं है वो मुझे फाइंड आउट करने हैं बैड एग्स, और अपॉन में क्या है 400। तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नंबर ऑफ बैड एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, तो आपने बोला सर नंबर ऑफ बैड एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या जाएगा, नंबर ऑफ बैड एक्स ही आएगा। तो नंबर ऑफ बैड एक्स इक्वल्स टू 0.035 मल्टीप्लाई 400। तो आपने बोला सर पॉइंट के बाद जो है वो यहाँ पर 3 डिजिट है, तो पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाओगे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1 के आगे कितने जीरो लगा दो, 3 जीरो लगा, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, सही बात है। 35 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, 35 2 जा 70, 70 2 जा 140, और 140 अपॉन 4 सॉरी, तो 0 से 0 कैंसिल। तो 14 जो है आपके पास एक्स है वो क्या है, बैड एक्स है, यानी आपके पास जो टोटल 400 एक्स थे उनमें से इतने एक्स आपके पास क्या है, बैड है, और जो बच गए वो गुड है। मींस आपके पास जो गुड एक्स है, जो गुड एक्स आपके पास हैं वो क्या हो जाएंगे 386 हो जाएंगे, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि गुड एग निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 386 अपॉन 400 ये गुड एग्स की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। आंसर देखते हैं, अपना आंसर आया 14 बैड एग्स। तो देखते हैं आंसर क्या है इसका। हाँ, तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बैड एग्स।
देखिए नेक्स्ट, इसमें गिवन है फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स कि आपके पास कितने प्लेइंग कार्ड्स है 52। तो आपने बोला सर अपने पास जो कार्ड्स हैं, अपने पास जो कार्ड है वो कितने हैं 52। तो आपके पास जो प्लेइंग कार्ड्स हैं वो है 52। नेक्स्ट आपके पास बोला गया है प्लेइंग कार्ड जैक क्वीन किंग एंड एसेस। तो ये बोल रहा है कि जैक क्वीन किंग एंड एसेस किसके, अब ये नहीं पता किसके, ऑफ रेड कलर की, रेड कलर की ये जो कार्ड्स हैं, इतना आगे देखते हैं आगे क्या है, रेड कलर के जैक क्वीन किंग एस। अब आपको पता है रेड कलर में दो कलर आते हैं, पहला जो कलर आता है वो क्या आता है आपका हर्ट आता है ना ये, और दूसरा जो आता है आपको आता है डायमंड। ये दोनों ही कैसे होते हैं, रेड होते हैं। आप चाहो तो मैं इनको बना के भी दिखा सकता हूं आपको। तो ये तो आपका हो गया हर्ट, ठीक है, और ये जो है आपका हो गया डायमंड। तो ये भी कैसा होता है, तो इसका मतलब जैक, एक जैक तो किसका हो गया हर्ट का, और एक क्वीन हो गई, और एक ये जैक हो गया, ये क्वीन हो गई, ये किंग हो गया एक, और एक इसका क्या हो गया एस हो गया। सेम ऐसी एक जैक इसका, एक क्वीन इसकी, एक किंग इसका, और एक एस इसका। तो टोटल कितने रेड हो गए, तो 4 और 4 8। इट मींस रेड जैक क्वीन किंग और एस कितने हो गए 8 हो गए। कितने हो गए 8। आगे देखते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, थोड़ा सा पूछा गया वो नहीं पता। फिर बोल रहा है फ्रॉम द रिमेनिंग ए कार्ड इज ड्रॉन। अब इनको हटा दो, अब जितने कार्ड बच गए उनमें से कार्ड निकालना है। टोटल कार्ड्स कितने थे 52, और 52 में से आपने हटाए कितने 8। तो आपने अगर 52 में से 8 कार्ड रिमूव कर दिए तो आपके पास कार्ड कितने बच गए, टोटल 44 बच गए। अब आगे बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड ड्रॉन इज रेड कार्ड। अब बोल रहा है कि क्या बोला, फ्रॉम द रिमेनिंग ए कार्ड इज ड्रॉन, कि जितने कार्ड बच गए उनमें से क्या निकालना, आपको एक कार्ड निकालना है। द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड। अब जो कार्ड आप निकाल रहे हो उनमें से एक कार्ड जो आपने निकाला वो रेड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में है क्या, तो वो आपसे पूछा है। तो देखो आपने बोला कि सर हमारे पास अभी कार्ड्स कितने एक्चुअल में 44 कार्ड्स हैं, और उनमें से क्या निकालना आपको, आपने बोला कि 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं और उनमें से आपने रेड कलर के ये रिमूव कर दिए, तो आपके पास कार्ड्स बच गए 44। फ्रॉम द रिमेनिंग ए कार्ड इज ड्रॉन, कि अब जो बच गए उनमें से कार्ड निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ, बच गए कितने 44 में से कार्ड निकालना है। अब आपके पास इसमें यहां से 2 से लेके 10 तक के कार्ड बच गए, इसमें भी 2 से लेके कितने कार्ड बच गए 10 तक के, बचे कि नहीं बचे। तो आपने बोला 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने कार्ड बच गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेम में से 9 इसमें, तो टोटल रेड कार्ड कितने आपके पास 18। तो रेड कार्ड्स जो है वो तो कितने हो गए 18, रेड कार्ड्स हो गए 18। और टोटल बचे हुए कार्ड्स आपके पास कितने थे, टोटल कार्ड्स कितने हो गए आपके पास है 44। तो रेड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी, रेड कार्ड है 18, टोटल कार्ड है 44, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई, आप इसको किससे डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो 2 से इसको करोगे 9 और इसको करोगे 22, तो 9/22, और ये आपका ऑप्शन है डी। देखिए नेक्स्ट, तो इसे थोड़ा सा ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, आपके पास कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन, कि मीडियन की तो लोअर लिमिट, मीडियन की तो क्या, मीडियन की तो लोअर लिमिट, मीडियन की होगी लोअर लिमिट LL, लोअर लिमिट, ठीक है। और मोड की, और मोड की आपको बोला है द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन एंड मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास की भी क्या लेनी है आपको, लोअर लिमिट लेनी है। तो ये दोनों, ये भी लोअर लिमिट, ये भी लोअर लिमिट आपको चाहिए। तो पहली बात, मॉडल क्लास एक्चुअल में होती क्या है, तो आपने बोला सर सबसे बिगेस्ट या सबसे लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी देखिए आप, सबसे लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी जो है इसमें 20 है, इसका मतलब इसको आप क्या बोलोगे, मॉडल क्लास बोलोगे। जो सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी है उसे अपन बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास, इससे अपन बोलते हैं मॉडल क्लास, मॉडल क्लास MC, मॉडल क्लास, ठीक है। तो मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है वो क्या आ गई 15, तो मॉडल क्लास जो है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट आ गई 15। नेक्स्ट, अब आपको तो लोअर लिमिट मीडियन क्लास की भी चाहिए, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट निकालेंगे कैसे, तो आपने बोला सर मॉडल क्लास की लोअर लिमिट निकालने के लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, तो CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपने बोला सर 10 की जगह 10, 10 + 15 25, 25 + 12 है 37 और ये 57 और 9 65, ठीक है, या 60 ज्यादा होंगे, 10 15 25 और 10 35, तो 37 और 57 और ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 66 आएंगे, है ना,
66। तो इट मींस इन सभी फ्रीक्वेंसीज का सम क्या है 66। और आपको पता भी है कि जो फ्रीक्वेंसीज का सम आता है समेशन एफ आई, और उसे अपन बोलते हैं एन, और ये जो एन है वो कितना है आपके पास 66 है। और आपको पता है कि मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है, मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और इंटू एच। ये किसका फॉर्मूला होता है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है। तो आपने बोला सर बात तो सही बोल रहे हो, हाँ बात तो सही बोल रहा हूं। अब आपको पता है कि n बाई टू, n की वैल्यू है 66, तो n बाई टू की वैल्यू होगी 33। बात तो ये भी ठीक है सर। अब आप जो है वो 33 देखिए, 33 से जस्ट बड़ा नंबर किसमें देखिए, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 33 से जस्ट बड़ा नंबर है 37, तो ये आपका जो हो गया, ये हो गया मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है 10। तो आपने बोला सर जो भी आपके पास n बाई टू की वैल्यू आएगी, n बाई टू की जो भी वैल्यू आएगी उससे जस्ट बड़ा नंबर आपको देखना है CF में, और CF में इससे जस्ट बड़ा नंबर था 37। तो ये आपकी जो 37 वाली है थर्ड रो जो है ये आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी, और मीडियन क्लास हो गई तो इसकी लोअर लिमिट है 10। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट आ गई 10, और इन दोनों का सम हो जाएगा 10 प्लस 15 25। तो इट मींस आपका आंसर क्या हो गया 25। नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि एसेशन रीजन गिवन है इफ टू आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7, कि दो आइडेंटिकल क्यूब है आपके पास जिनकी साइड क्या है 7, आर जॉइंड एंड टू एंड, की एक क्यूब के ऊपर दूसरा क्यूब आपने क्या करवा दिया, ज्वाइन करवा दिया। तो पहले मैं इतना ही करता हूं कि एक क्यूब के ऊपर क्या बना देता हूं, दूसरा क्यूब बना देता हूं। तो कलर हाँ ये लीजिए और ये लीजिए, तो ये एक क्यूब हो गया, ये दूसरा क्यूब हो गया, ठीक है। और ये एंड टू एंड ज्वाइन करवा दिए, इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे, और इसको इससे। नेक्स्ट एंड टू एंड इस एक के ऊपर दूसरा ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। तो मैं इसी को थोड़ा नीचे ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि दूसरा कैसे बना। तो इसके ऊपर ही आपको क्या ड्रॉ करना है, दूसरा ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं स्ट्रेट लाइन ही कंसिडर कर लेता हूं यहां से, अच्छा कि है ना। ये एंड टू एंड कितने क्यूब बना दिए आपने, 2 क्यूब्स बना दिए। अब इस एक क्यूब की साइड 7 थी, तो ये 7 थी, तो इसका मतलब ये भी 7 थी, ठीक है। अब इसका मतलब ये भी 7 है, क्योंकि क्यूब्स की ऑल साइड्स कैसी होती है, इक्वल। अगर ये 7 7 होगी तो जो आपके पास दूसरा क्यूब है इसका मतलब ये भी यहां से यहां तक क्या है 7 है, इसका मतलब यहां से यहां तक भी क्या है 7 है, और इसका मतलब यहां से यहां तक भी क्या है 7 है। तो आप एक बात बताओ कि यहां से यहां तक कितनी हो गई, 14 हो गई, 14 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, आगे आपको बोला है कि आर जॉइंड एंड टू एंड देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 490 सेंटीमीटर स्क्वायर, कि जो आपके पास रिजल्टिंग क्यूबॉइड आएगा, कि हाँ इस क्यूब और इस क्यूब को ज्वाइन करवाने के पास जो आपके पास क्यूबॉइड आया उसका जो एरिया वो 490 होगा। सही बात है, देखते हैं है कि नहीं है। तो आपने बोला सर इनका क्या निकालना है, एरिया। सर इनका कौन सा एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, दिमाग में बात तो आनी चाहिए। तो आपने बोला कि सर नॉर्मली जो क्यूब और क्यूबॉइड है वो एक कैसी फिगर है, नॉर्मली क्यूब और क्यूबॉइड जो है वो कैसी फिगर है, तो नॉर्मली क्यूब और क्यूबॉइड जो है वो एक सॉलिड फिगर है, और सॉलिड फिगर जो होती है इट मींस क्लोज्ड फिगर है। क्लोज्ड फिगर के लिए आप क्या यूज करते हो, आप क्लोज्ड फिगर के लिए यूज करते हो क्या, बोलो, टोटल सरफेस एरिया। तो ये क्यूबॉइड बन गया, और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो आपने बोला सर लेंथ तो वही है, सेम है सर, अभी भी 7 ही है, 7। सर ब्रीथ भी अभी भी क्या है, यहां से आता है, ये भी सर 7 ही है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, 7 7 7। तो सर ब्रीथ भी कोई चेंज नहीं हुई। सर चेंज क्या होगी, ब्रीथ भी 7 है। सर चेंज क्या होगी, चेंज इसकी होगी हाइट, और हाइट क्या होगी 14। तो बताओ, तो आपने बोला सर 7 इंटू 7 49 प्लस 47 जा 7 4 जा 28 कैरी लग गई 2, और 7 1 जा 7 और 7 2 98 प्लस 98। तो 98 प्लस 98 कितना हो गया, 98 प्लस 98 8 और 8 16 कैरी लग गई 1 9 9 18 19 और प्लस 49। तो 9 और 6 5, 9 और 4 13 और 1 14, और यहां पर आ गया 2, और ये 245 आ गया। 245 2 जा होता है 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया आंसर। सही बात बोली इसने, सेक्शन सही बोला है कि अगर आप एक क्यूब के ऊपर दूसरा क्यूब ज्वाइन करवा दोगे जिसकी साइड 7 है, तो उसका जो इसका जो टोटल सरफेस एरिया वो क्या होगा 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये होगा टोटल सरफेस एरिया। अरे ये होगा क्या,
इसमें मल्टीप्लाई में 2 भी तो है, तो इसका मतलब इसका असर्शन तो सही है। रीजन क्या है? फॉल्स। ऑप्शन कौन सा आएगा? असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। इट मींस इसके लिए ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट, लेट द पॉजिटिव नंबर्स ए बी सी इन एपी। आपके पास ए बी सी पॉजिटिव नंबर्स है किसी एपी में, इसके आगे भी है क्या? नहीं है। तो आपने बोला सर ए बी सी है किसी एपी में, तो ठीक है, देखते हैं गिवन के एक्चुअल में। तो आपने बोला सर ए बी सी इन एपी, की जो ए बी सी है वो एपी में है। किसमें है? एपी में। ए फॉर अर्थमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन। अब आपसे बोला गया है देन 1/BC, 1/AC, 1/AB और ऑल्सो इन एपी। क्या अगर आपके पास गिवन है 1/BC और 1/AC और 1/AB, क्या ये भी एपी में होंगे? देखते हैं, मुझे क्या पता एपी में होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन मुझे एक बात जरूर पता है कि अगर मैं कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहा हूं तीनों पे, तो इन पर कोई चेंज नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि इन तीनों को मल्टीप्लाई बाई एबीसी, मल्टीप्लाई बाई एबीसी, कि इन तीनों को किससे, सॉरी, इन तीनों को एबीसी से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1/BC मल्टीप्लाई एबीसी, ठीक है। दूसरा क्या आ गया? बीसी से बीसी कट हो गया, आ गया क्या? ए। तो इसको सोल्व करने पे आ गया ए। इसको भी 1/AC को भी किससे मल्टीप्लाई कीजिए? एबीसी से। तो ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, क्या आ गया? बी। तो इसको सोल्व करने पे आ गया बी। अब 1/AB जो बच गया, इसको भी किससे मल्टीप्लाई कीजिए? एबीसी से। तो आपने बोला सर एबी से एबी कट गया, क्या बच गया? सी। इसका मतलब 1/BC, 1/AC, 1/AB, इन तीनों को सोल्व करने पर क्या आ रहा है? एबीसी। और एबीसी तो आपको पहले से ही पता है किस में है, एबीसी तो किस में? एपी में। तो इसका मतलब इसका असर्शन तो सही है कि लेट द पॉजिटिव नंबर एबीसी, अगर एपी में है तो ये भी किस में होंगे? एपी में। कैसे पता लगाया मैंने? तीनों को, इसको इन तीनों को एबीसी से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब एबीसी एपी में है, तो ये भी किस में होंगे? एपी में। असर्शन सही है इसका। रिजल्ट, if each term of the given AP is if each term of the AP is multiply ABC, then the resulting sequence is also in AP। कि अगर आप इन तीनों को ABC से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टिंग जो सीक्वेंस आएगी वो AP में ही आएगी। इसका मतलब पहली बात सही थी, और पहली बात को सही करने के लिए इसने रीजन दे दिया कि हाँ, कि अपने जो किया वो रीजन में लिखा हुआ था। इसका मतलब इसका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इसकी क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आई होप आपको ये सैंपल पेपर का पार्ट फर्स्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मुझसे कहीं भी इस पार्ट में गलती होगी तो आप कमेंट कीजिए और बताइए कि हम इसमें और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर कमिंग विद द सेक्शन बी एंड सी, जिसमें 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का जो पोर्शन है वो इंक्लूड होता है। And thank you. It's time to leave now, and have a good day to all of you. Bye.